कि लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। नमस्कार सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो विषय है कृषि अध्यादेश बिल 2020, जिसको लेकर किसान भाइयों के मन में कई सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब भी उन्होंने तलाशने की कोशिश की। सरकारों ने खासे भरोसे जताए कि इस बिल से किसी भी किसान को कोई समस्या आने वाले दिनों में नहीं होगी। ये बिल किसानों की आय दोगुना करने में मददगार होगा। लेकिन उसके बावजूद कई सारे जो सवाल हैं, वो सवालों के जवाब अभी भी किसानों को नहीं मिले हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति इस बिल को लेकर क्या है, सरकार कैसे तैयारियां कर रही है, विभाग क्या तैयारियां कर रहा है, इस विषय पर आज हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और लगातार किसान भाइयों के सवाल, जैसे कि मैं एक आम किसान हूं, मैं अभी तक इस बिल को नहीं समझ पाया कि आखिर ये कृषि अध्यादेश 2020 क्या है और उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो अपने आप को कितना समृद्ध समझ सकता है इस बिल के लागू होने के बाद। किसानों को, कृषक भाई बहनों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। एक व्यवस्था तो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, कि सरकारी क्रय केंद्र पे आके जो जिनसे वो उसको बेच सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा कई जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता या अदरवाइज भी, उनको हम लोगों ने मंडी को हम लोगों ने स्थापित किया है। कई वर्षों से मंडियाँ स्थापित हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था मंडियों की प्रदेश में चल रही है, जैसे कि अन्य प्रदेशों में चल रही है। लेकिन हुआ क्या ओवर द टाइम कि जो मंडी अधिनियम था हमारा, जो अभी भी है लेकिन उसमें जो सुधार होने से पहले जो स्थिति थी, उसमें ये था कि अगर किसी किसान भाई बहनों को अपना उपज बेचना है तो उसके लिए मंडी में उस सामान को लाना आवश्यक था। और वहाँ पर जो उन्हीं लोग को वो बेच सकते थे जो उस मंडी के लाइसेंस व्यापारी या आढ़ती होते थे। आढ़ती एक तरह से बीच औजलिया का काम करते थे और व्यापारी वहाँ पर बेचते थे। और व्यापारी आढ़ती, क्योंकि एक परिसर के अंदर लिमिटेड स्पेस होती है, तो उतने ही लाइसेंस मंडी दे सकता था जितनी वहाँ पर जगह हो। दूसरा था कि ये मंडियाँ इसलिए बनी थी कि जब किसान अपनी उपज लाएगा तो उसकी वहाँ विधिवत नीलामी होगी। लेकिन ओवर द ईयर्स ये हो गया था कि नीलामी तरह कहने को तो होती थी लेकिन पेपर पे होती थी, वास्तविक रूप से नीलामी नहीं होती थी। और एक प्राइस लोग मिल के फिक्स कर देते थे कि आज हम इतना देंगे, और क्योंकि अनिवार्यता थी कि वो अंदर लाना ही है, तो उसकी वजह से कृषक भाई बहन को अगर खासतौर पे अगर कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है वो लाते थे तो उसको वहाँ पर अगर उसको सही प्राइस नहीं मिल रहा तो वो कहीं और ले नहीं जा सकते थे। और दूसरा ये है कि वहीं के व्यापारियों से उनको विकल्प नहीं था।
तो राज्य सरकार ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स पहले कर दिए थे, जिसमें हम लोगों ने मंडी के बाहर भी कृषक को बेचने की हमने अनुमति दी थी। हमने 45 जिन्सों को, राज्य सरकार ने 45 जिन्सों को जो फल सब्जी के थे मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया था, यानी कि मंडी शुल्क ही नहीं लगता था, और अगर बाध्यता मंडी के अंदर बेचने की समाप्त कर दी थी। और ये कहा था कि अगर मंडी के अंदर लाते हैं तो हम जरूर खरीदेंगे वहाँ के व्यापारी, लेकिन बस 1% यूज़र चार्ज लगेगा और मंडी के बाहर भी वो खरीद बेच सकते हैं। ये व्यवस्था हमने पहले ही कर दी थी। अब केंद्र सरकार ने ये कहा कि पूरे ये जो व्यवस्था को केंद्र सरकार ने सराहा भी था और यहाँ के किसान भाइयों बहनों ने इसे सराहा था। अब ये उन्होंने कहा कि साहब ये व्यवस्था अच्छी है, लेकिन ये हमें सारी जिन्सों के लिए करनी है। यानी कि उन्होंने कह दिया कि मंडी के अंदर आप जब कोई खरीद फरोख्त हो रही है उसमें आप जो शुल्क लेना है लीजिए, लेकिन मंडी के बाहर आप ये नहीं बात कर सकते कि मंडी के बाहर नहीं होगी खरीद फरोख्त, और किसान को ये विकल्प रहेगा। और व्यापारी भी जरूरी नहीं कि लाइसेंस व्यापारी के अलावा कोई खरीद ना सके, तो कई विकल्प ओपन कर दिए हैं किसान भाइयों बहनों के लिए कि वो चाहे तो मंडी में आके बेचे, चाहे वो अपने फार्म गेट पे ही कोई आके खरीद ले, उसके पास क्रय केंद्र लगा दे। अगर कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई है वो सीधे अपने यहाँ खरीदना चाहे तो सीधे खरीद के रख ले। कोल्ड स्टोरेज है, अगर वहाँ पर रखना है तो सीधे रख ले, उसको मंडी में लाने की बाध्यता नहीं है कि मंडी के थ्रू ही कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, जो पहले व्यवस्था थी। तो इसको ख़त्म करने से कई फ़ायदे लाभ होने वाले हैं, और वो लाभ जो है वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय इसका अनुपालन होगा तो वो देखने में आएगा। अगर मेरी जो फसल है, जो उपज है, उसका मंडी में सही दाम नहीं मिलता है, बाहर मजबूरन मुझे उसे बेचना पड़ेगा, तो क्या मुझे उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वही मिलेगा या फिर उससे कम भी मिल सकता है? क्योंकि किसान के मन में सबसे अहम सवाल इस वक्त यही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कई सारे सवाल जो खड़े हैं कि क्या उसे सही दाम मिलेगा या फिर अपने मनमाफिक दाम बाहर मिलेगा। सरकारी क्रय केंद्र पे खरीद हम करते हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे होती है, किसान को सीधे उनके खाते में पैसा जाता है। जैसे ही हम सरकारी क्रय केंद्र खोलते हैं, सरकारी केंद्र कहाँ खुलते हैं? मंडी के अंदर भी खुलते हैं एजेंसियों के, मंडी के बाहर भी जगह जगह पर खोले जाते हैं। गांव दूर गाँव में हमारी सहकारी समितियां भी क्रय केंद्र बन जाती हैं। तो जैसे ही हम ये क्रय केंद्र जब खुलते हैं तो मंडी ये क्रय केंद्र के बाहर का जो बाजार मूल्य है वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास आ जाता है, और किसान भाई बहनों को विकल्प तब भी है कि वो चाहे तो मंडी में आके बेचे, चाहे वो हमारे सरकारी क्रय केंद्र पे बेचे, लेकिन उसको जो मूल्य होता है अपने आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के पास पहुंच जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, मक्के की पिछले साल, इस साल भी खरीद होने के अनुमान है। पिछले साल मक्के का जो दर थी, जब ये आया था मक्का भी शुरू हुआ था नवंबर दिसंबर में, तो 11-12 रुपये किलो चल रहा था, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका कहीं उससे 1.5 गुना था। तो सरकार ने मक्के की खरीद जैसी शुरू की पीडीएस में बांटने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में, अपने आप वो मक्के का रेट वापस न्यूनतम समर्थन मूल्य के पास आ गया। ठीक है ना। कई हमने देखा था पिछले साल गेहूं की स्थिति ये थी कि गेहूं का जो मूल्य जो था उससे समर्थन मूल्य से ऊपर भी कई जगह बिका। तो एमएसपी हम जब देते हैं तो हम ये अश्योर करते हैं कि कोई भी किसान अगर चाहे तो आके हमारे यहाँ हमारे सरकारी केंद्र पे उस मूल्य उसको अश्योर्ड है मिलेगा, लेकिन उसके पास जरूरी नहीं कि वो वहीं आए, क्योंकि उसको किराए केंद्र पे लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, उसको लाने के लिए उसको बोरा वोरा का ट्रैक्टर में लाना पड़ेगा। अगर उसको फार्म गेट पे ही वो मूल्य मिल जाए तो वहाँ बेचे वो, तो वो विकल्प जो है अब मिल गया है। अब उसको कोई समस्या नहीं आएगी कि उसको वहाँ पर कहीं भी बेचना चाहे। तो ये एक विकल्प की वजह से उनके पास बेहतर मूल्य पाने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। तीसरा एक जो महत्वपूर्ण इशू है वो ये है कि आप 2 चीज़ें देखिए कि अगर किसान भाई चाहे, हम लोग जो कर रहे हैं कि जैसे कोई भी मान लीजिए टमाटर है या इस तरह की फल सब्जियां हैं, जब वो चढ़ा के लाते हैं तो एक तो हैंडलिंग कॉस्ट आती है कि उसने वहाँ पर उतारने में ही काफ़ी नुकसान हो जाता है उसका फल सब्जी का। फिर उसके बाद जब वो बिकता है उसके बाद किसी और फिर से लोड होता है, फिर वो कहीं जाता है, और जितना ये लेट होता है खासतौर पे गर्मी में, तो उसमें उसका सड़ता भी है। आप देखेंगे मंडियों में तो कितने फल सब्जी सड़े हुए पड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि वो हैंडलिंग लॉस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो मंडी में लाता है और लाने की उसकी मजबूरी होती है। तो अब क्या हो गया कि अगर फार्म गेट पे उसने फ्रेश सब्जी निकाली और वहीं पर अगर कोई या तो कृषि उत्पादन संगठन है जो बेच रहा हो, या कोई फूड प्रोसेसिंग इकाई आ गई, या कोई व्यापारी वहीं से उठा ले गया,
और तो उसको मंडी में जो हैंडलिंग कॉस्ट थी, लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, हैंडलिंग कॉस्ट था, जो लॉसेस थे, वो लॉसेस अपने आप बच जाएंगे। वो जो बचेंगे वो भी एक तरह से आय में बढ़ोतरी करेगा और जो फल सब्जी है तेजी से मार्केट में पहुंच जाएगा। तो उसके बहुत सारे बहुआयामी फायदे हैं जिसको अगर अब किसान भाई बहन देखेंगे। ये मैंने पेरिशेबल्स की बात की। नॉन पेरिशेबल में क्या लाभ हो सकता है कि अभी जैसे मंडी समिति स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलके बहुत सारे वो खोल रही है गोडाउन्स, मंडी के अंदर बन रहे हैं। अगर किसान भाई अपना प्रोडक्ट मान लीजिए गेहूं है या कुछ लेके आते हैं और उनको लगता है कि अभी ये रेट अच्छे नहीं हैं, हम उसको वेट करेंगे, जब रेट अच्छा होगा 1-2 महीने बाद तब बेचेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो उसको वहाँ रखेंगे, अब स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करेंगे तो 1 महीने तक फ्री स्टोरेज है किसान के लिए। व्यापारी को तो पैसा देना है, किराया देना है, लेकिन किसान भाई बहनों को उसमें 1 महीने तक फ्री है और 1 महीने के बाद भी 30% के रिबेट पे वहाँ स्टोरेज कर सकेंगे। स्टोरेज करके जब वो स्टोर कर देंगे उनको एक रिसिप्ट मिलेगी, वेयर हाउस रिसिप्ट। उस वेयर हाउस रिसिप्ट से वो अगर किसी भी बैंक में जाएंगे तो उस पर उनको लोन मिल सकता है। तो उनके जो ये आता ना कि किसान भाई बहनों को अगली फसल के लिए अपने खर्चे निकालने के लिए पैसे चाहिए, तो वो कहता है कि जल्दी से बेचो इसलिए उससे पैसे मिल जाए, इसलिए भी कई बार वो जल्दी सस्ता बेच देता है। तो अब जब वो WDR रिसिप्ट जिसे हम कहते हैं, वेयर हाउस रिसिप्ट है, अगर वो उसके पास होगी तो वो बैंक से वो लोन मिल जाएगा उसको पैसा उसके अगेंस्ट, और वो उसको लेके वो अपने रोज़मर्रा का काम निकाल सकता है। और जब दरें अच्छी हों तब वो उसको बेच के अपना काम कर सकता है। और अगर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली जिन्स है वो जब आएगा तब बेच सकता है। तो विकल्प बहुत सारे हो गए हैं किसान भाई बहनों पे, और इसमें विकल्प ज़्यादा होने से लाभ जो है, देखिए अगर मेरे पास कई विकल्प हैं तो लाभ किसको होगा? जिसको ज़्यादा विकल्प मिल रहे हैं, ना कि उसको जो विकल्प दे रहा है। तो व्यापारियों को में तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अगर हमने कई व्यापारियों को सामने रख दिया तो उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जिससे वो खरीद रहे हैं उसको जो ज़्यादा विकल्प मिला तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये तो एक बेसिक थ्योरी है इकोनॉमिक्स की। तो इसलिए इसमें परेशान होने की किसान भाई बहनों को कोई नहीं है। उनको उनको ये जरूर देखना है कि थोड़ा उनको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ हमें बेहतर मूल्य मिल रहा है, उस हिसाब से वो वहाँ पर जाके ज़्यादा अच्छा उसको मिल जाएगी। अगर किसान को सही तरीके से उसका जो दाम है वो नहीं मिल रहा है तो उसकी शिकायत कर सकता है। क्या कुछ ऐसा नियम भी बनाया जाए? हम लोग निश्चित रूप से ये हम लोग का जो हमारा मार्केटिंग में ये देखता है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस करके देखता है कि जो मार्केट के जो दरें हैं वो किस तरह की हैं, क्या चल रही हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम तो नहीं है। और जहाँ भी ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग का एक फीडबैक देके होता है कि भाई वहाँ हमारे क्रय केंद्र खोल लो। और तो जैसे धान की स्थिति चल रही है तो जहाँ जहाँ भी ये स्थिति आ रही है कि धान बिकने को तैयार हो गया और वहाँ पर अगर दरें लग रहा है कि मार्केट में कम हो रही हैं, तो हम वहाँ पर ज़्यादा जिलाधिकारी को अधिकृत किया है, ज़्यादा क्रय केंद्र खोलो, जिससे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान वहाँ बेच सकेगा। तो जब वो उनके पास विकल्प हो जाएगा तो जो प्राइवेट सेक्टर भी खरीद रहा है वो भी अपने हिसाब से रेट को एडजस्ट कर लेगा। तो ये एक व्यवस्था हम लोग हरदम मॉनिटर करते रहेंगे उसको और देखते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा दायित्व है विभाग का, कृषि विपणन विभाग का, सरकार का, कि ये इंश्योर हो कि सभी जो प्लेयर्स हैं वो किसान को वाजिब मूल्य दें। अच्छा, किसान के मन में ये भी सवाल है सर कि ठेका किसानी शुरू हो जाएगी, खेतों को ठेके पर दे दिया जाएगा, फिर वो जो मालिक होगा या जिसने किसान या फिर उस खेत को ठेके पे लिया है वो अपने मनमाफिक उस पर सब्जियां या फिर जो भी उसको उसकी जिसकी फसल उसे करवानी है वो करवाएगा। तो क्या ऐसा भी कोई नियम हो रहा है? ये जो व्यवस्था है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जो अब जिसके लिए एक्ट आया है, पहली बात तो ये कि अनिवार्य नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट तो दो सहमत वाली पार्टी साइन करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। अगर कृषक भाई को लगता है इसमें लाभ होगा तो वो तभी उनको करना है साइन, नहीं तो नहीं करना। दूसरा ये है कि उससे लाभ क्या होता है कि मान लीजिए आज की डेट पे कहीं पर दिल्ली में या बड़े शहरों में मान लीजिए मैं कहूँ बेबी कॉर्न है, उसकी बहुत डिमांड है कि साहब ये होटलों में और घरों में चलता है। अब बेबी कॉर्न अगर उगाना है तो कृषक भाई खुद मुश्किल होगा कि उनको कहो कि अब बेबी कॉर्न लगाओ, तो वो एक खेत पे उगाएगा तो पता नहीं उसको मिले या ना मिले। तो उसने क्या किया कि एक जो व्यापारी है या कोई जो है ये एग्रीगेटर है, उसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कई किसानों ने मिलके, एक सी तरह का उनको बीज मिला, एक सी तरह की उनकी प्रैक्टिस हुई, और जो बेबी कॉर्न पैदा हुआ उसमें वो पूरा उसका एश्योर्ड मार्केट उसने ले लिया कि हम सब खरीद लेंगे, इस रेट पर खरीद लेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट ज़मीन का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट उपज का। कॉन्ट्रैक्ट एक फसल का हो सकता है, 2 फसल का हो सकता है, 5 साल तक हो सकता है। आप एक ही फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो।
तो उससे क्या होगा कि जब बाहर, क्योंकि वो जो बीच का आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है जिसको स्पॉन्सर कहते हैं, उसको ये मालूम है कि मैं ये सामान जहाँ बेचूंगा वहाँ हमको अच्छा मूल्य मिल जाएगा। तो जो अच्छा मूल्य मिलेगा उसमें वो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट वो किसान भाई जो उपज करने वाला है उसको शेयर करेगा, कुछ अपने लिए रखेगा। उससे लाभ क्या होगा कि मार्केट बेस्ड जब हमारी उपज हो जाएगी तो किसान भाइयों को उसका मूल्य कहीं ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा ये है कि प्राइस अश्योर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि हम इतना प्राइस देंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी व्यवस्था है कि अगर आप कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में कि मान लीजिए एक किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपये किलो फिक्स किया कॉन्ट्रैक्ट में कि हम इतने में खरीदेंगे, और मार्केट में किसान ने देखा नहीं ये तो 20 रुपये हो गया, तो उसको ये स्वतंत्रता होगी कि अच्छा ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि हम जितना हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका 50% हम आपको देंगे, 50% हम अपना बेचेंगे। या कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हो सकता है कि अगर ये प्राइस इससे ज़्यादा हो गया तो हम बाहर बेचेंगे, आपको नहीं बेचेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में किसान अपने हिसाब से शर्तें रख सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट का लाभ ये होता है कि एक मिनिमम प्राइस जो कि अच्छा प्राइस है वो श्योर हो जाता है। दूसरा, जो उसके लिए जो उन्नत किस्म बीज होता है, प्लांट मटीरियल होता है, प्रैक्टिस होती है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने साइन किया वो खुद ही लेके आता है, और उस हिसाब से एक यूनिफॉर्म क्वालिटी की जब प्रोडक्ट होता है तो उससे जो है किसान भाई बहनों को बहुत लाभ होता है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़े स्केल पे शुरू हो गया, कई राज्यों में हो रहा है। कई राज्यों ने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, इस एक्ट के आने से पहले ही हम भी उत्तर प्रदेश में भी प्रयास कर रहे थे कि इसको पारित कराएं, लेकिन क्योंकि केंद्र से आ गया इसलिए हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। अब मैं आपको बताऊं कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मुझे जानकारी मिली है कि बासमती राइस पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, कई और चीज़ों पे, सब्जियों पे चल रही है। उससे बहुत बड़ा, क्योंकि उससे डाइवर्सिफिकेशन जो होगा प्रोडक्ट का, ट्रेडिशनल गेहूं, धान, शुगर केन के बजाय जो दूसरे हम लोग जाएंगे, उस पर किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। और जब आपसी विश्वास बढ़ेगा तो उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी, और उसकी शर्तें ऐसी बनाई जा रही है जो किसान के फेवर में हो, कोई बाध्यता नहीं है। और जैसे बताया गया कि ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट केवल उपज का है, और ज़मीन इसमें इन पर प्रतिबंधित है कि किसी तरह से ज़मीन को जो स्पॉन्सर है वो नहीं ले सकता, इसमें ना ही ज़मीन के कोई अंश का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिर्फ जो उपज एक जितनी फसल की होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इतना हम इनपुट देंगे, इतना हम उसका मूल्य देंगे। अगर मूल्य उससे इतने % ज़्यादा हो गया तो किसान स्वतंत्र है कि वो अपना बेचे, वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में होगा। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कोई करते हैं, व्यापारी करते हैं, या जो दूसरी पार्टी है, या जो उनका पेमेंट होना था वो पेमेंट करने में आनाकानी करते हैं, तो किसान जो है वहाँ के लोकल SDM जो है उनको एक अधिकार दिया है, जो सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, कि वो उनके यहाँ जाएंगे तो पहले तो प्रयास किया जाएगा कि उनको बैठ के समझौता करा लें। अगर वो समझौता नहीं हो पाता तो SDM खुद उसको सुन के अपना वो तय करेंगे, और जो भी फिक्स करेंगे कि इतना पैसा उस पर दे है कॉन्ट्रैक्ट का जो दूसरा पार्टी है, तो उसको वो राजस्व की वसूली की तरह से उनको रिकवरी की जाएगी। किसान ये कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूर आए हैं तो कहीं ना कहीं खेती में भी कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसके लिए क्या तैयारियां करी जा रही हैं, क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं? चाहे वो स्किल्ड लेबर यहाँ आया हो या अनस्किल्ड लेबर आया हो, काफ़ी लोग तो वापस चले गए, काफ़ी लोग रह भी गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो जो जब इस लेवल पे जब काम करेंगे तो उनको जब सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर की तरह काम करेंगे, एंटरप्रेन्योर की तरह कार्य करेंगे, तो उससे निश्चित रूप से हम इनकम ओवरऑल वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ेगी। और यही हम लोग का उद्देश्य भी है पूरे क्या कहते हैं इन पॉलिसीज़ का। जितना हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है और उसमें से आप जो खुद कंजम्पशन के लिए होता है वो निकाल लें, तो उसके बावजूद भी जितना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए राज्य में, उसका बहुत कम प्रतिशत हमारा है। तो हमारा ये कहना है कि किसान जो लोग करते हैं कार्य वो तो करें, लेकिन उनके घर के ही लोग, युवा जो हैं हमारे, वो आए एंटरप्रेन्योरशिप में आए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो एक फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी राज्य सरकार ला रही है, केंद्र सरकार ने भी एक किया है आत्मनिर्भर भारत में, तो जब हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे तो एक तो उसमें रोजगार बढ़ेगा। सर, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना समय और सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, कृषि अध्यादेश बिल 2020, जिसके सवालों के जवाब सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दिए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात बताई है कि ये जो
अध्यादेश आया है, इससे किसानों की जो आय है 2022 तक दोगुना करने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region has equipped farmers with organic ability, and organic compost resulted in high soil fertility. Quality seeds and planting material ensured a healthy organic crop. On and off farm input assistance brought excessive use of pesticides to a stop. बीज वगैरह हमको MOBCD हमको लाके देता है। Formation of FPOs and FPCs added ease to business. 14 देवता कंपनी खुला, उसी कंपनी से गाड़ी लेकर आता है गांव तक, बहुत दिक्कत कमती हो गया। Come and be a part of a movement that has brought 1 lakh hectares of land under organic cultivation, through which farmers are tasting sweetness of success. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Farmer happy, people healthy. बेटियां तो शान है, बेटियां हैं तो जहान है, बेटियां ही आन है, बेटियां सम्मान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला महाअभियान है। ये तो हम सभी को पता है कि आखिर आज का दिन क्यों मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बेटियां अपने अधिकारों को जानकर, पहचान कर खुद को आत्मनिर्भर बना सके। पर आखिर हमारे देश की महिलाएं सशक्त कब बनेंगी? जब वो शिक्षित होंगी और जब वो सुरक्षित रहेंगी। पर साथियों, ये भी याद रखें कि हमारे देश की बेटियों को सुरक्षित रखने का जो सबसे बड़ा हथियार है और पहला हथियार है, वो है महिलाओं का शिक्षित होना। बेटियां तो शान है, बेटियां हैं तो जहान है, बेटियां ही आन है, बेटियां सम्मान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला महाअभियान है। देखना एक दिन बने
सबसे बड़ा अभिशाप। कहाँ से माला होगी, कहाँ बहन पाओगी। रोक लो इस पाप को वरना पछताओगे। बेटियां तो शान है, बेटियां है तो जहान है, बेटियां ही आन है, बेटियां सम्मान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला महाअभियान है। हमारे देश की सरकारें भी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, पर हमारे देश की बेटियां अब जब आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से सज्ज हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, तो सरकार से भी हमारा ये आग्रह है कि वो ऐसा कोई सख्त कानून लेकर आए कि हमारी देश की बेटियां इस देश में खुद को सुरक्षित महसूस करें और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों का खात्मा हो सके। देखा जा रहा है कि आज दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारे देश की महिलाएं ना हो, हमारे देश की बेटियां ना हो, क्योंकि हमारे देश की बेटियों ने हर कार्य क्षेत्र में खुद का नाम रोशन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है। हमारे देश की बेटियों के लिए कराटे क्लासेस और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे कंपलसरी होने चाहिए ताकि उनको ये जानकारी मिल सके, वो ये सीख सके कि वो खुद की रक्षा कैसे कर सकती हैं। तो ध्यान रहे कि आज हमारी बेटियों को सिर्फ पढ़ाना और लिखाना ही नहीं बल्कि उनको सुरक्षित रखना भी है, और वो तभी होगा जब हमारे देश की बेटियां आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ आत्मरक्षक भी बन पाएंगी, और तभी हमारी दुनिया को ये सीख मिल पाएगी कि हर चूड़ियां पहनने वाले हाथ, हर चूड़ियां पहनने वाले कोमल हाथ कमजोर नहीं होते।